डियर क्लास 7 स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। चैप्टर नंबर 4 हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो रिव्यू एक्सरसाइज को आज की वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन है। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। आपको एक क्वेश्चन दिया गया, एक स्टेटमेंट दी गई है, नीचे आपको 4 ऑप्शन है, उनमें से जो करेक्ट ऑप्शन है उसको आपने सिलेक्ट करना है। ए राइट एंगल ट्राइंगल कैन नॉट बी द ट्राइंगल। एक राइट एंगल ट्राइंगल कौन सी ट्राइंगल नहीं हो सकती? तो राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में बताता चलूँ, ऐसी ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो। जब एक एंगल 90 डिग्री का होगा तो बाकी जो दो एंगल हैं वो फिर आपस में एक जैसे भी हो सकते हैं तो डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल वो बिल्कुल नहीं होगी। इसकी ऑप्शन जो बी ठीक होगी। इक्विलेटरल ट्राइंगल ऐसी ट्राइंगल को कहते हैं जिसमें तीनों साइडें बराबर होती हैं। जब एक एंगल 90 डिग्री का हो गया तो बाकी एंगल तो 90 डिग्री के हो ही नहीं सकते, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल जो है वो नहीं होगी। तो क्वेश्चन नंबर 2 की जानब बढ़ते हैं। वो हमारे पास इन राइट एंगल ट्राइंगल वन एंगल इज 90 डिग्री एंड द अदर टू एंगल्स आर। अच्छा जी, राइट एंगल ट्राइंगल में जैसे मैं जिक्र कर चुका हूं, अगर एक एंगल 90 डिग्री का होगा तो बाकी दो एंगल जो है वो 90 डिग्री से कम होंगे। तो ऑप्शन है कंप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री, ऑब्ट्यूज, रिफ्लेक्स। तो कंप्लीमेंट्री एंगल, बाकी जो दो एंगल है वो कंप्लीमेंट्री एंगल होंगे, 90 डिग्री से कम ही होंगे। नंबर 3, इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इफ द बेस एंगल आर इक्वल टू 42 ईच। ठीक है, ऐसी ट्राइंगल जो आइसोसेलेस हो, आइसोसेलेस ट्राइंगल ऐसी ट्राइंगल को कहते हैं जिसकी कोई सी भी दो साइड्स आपस में बराबर होती हैं, उसमें जो बेस एंगल है वो 42 डिग्री ईच हो, यानी एक 42 डिग्री का दूसरा भी 42 डिग्री का होगा। तो वर्टिकल एंगल कितने का होगा? दो एंगल 42 के हो गए, 42 42 84 84 टोटल 180 होता है। तो 180 में से 84 माइनस करेंगे तो आपके पास 96 डिग्री का एंगल आएगा। ठीक है, यानी 42 ईच है, तो एक 42 का दूसरा भी 42 का है, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो 42 प्लस 42 84 होता है। तो 180 में से 84 माइनस करेंगे तो 96 डिग्री आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एंगल सो फाउंड विद ट्रांसवर्सल एंड पैरेलल लाइंस आर सप्लीमेंट्री। जब दो ऐसे पैरेलल लाइंस हों तो एक ट्रांसवर्सल इसमें से ऐसे गुजर रही हो, ठीक है, तो उस सूरत में फिर आपके पास जो इंटीरियर एंगल बनते हैं, क्या बनते हैं? ये अंदर जो है वो इंटीरियर एंगल बनेंगे। आगे है, इफ टू एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल आर 40 एंड 100। अगर एक ट्राइंगल है जो कि आइसोसेलेस है, उसका एक एंगल 40 डिग्री का है, एक एंगल 100 डिग्री का है, थर्ड एंगल विल बी। तो आइसोसेलेस है तो जो तीसरा एंगल है ये 40 होना चाहिए, 100 होना चाहिए। 100 तो हो नहीं सकता क्योंकि वो 180 से क्रॉस कर जाएगा। तो एक 40 है तो दूसरा भी फिर 40 होगा, ये भी 40 होगा, दो 40 के हो गए, आइसोसेलेस बन गई, और एक 100 का हो गया, तो मिला के 180 पूरा हो गया। ए ऑप्शन ठीक होगी। द डायगोनल इन द क्वाड्रिलेटरल डू नॉट बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल बेसिकली ये होते हैं, ये आपके पास एक फिगर है, ये डायगोनल होते हैं। तो किसके डायगोनल बाइसेक्ट नहीं करते? स्क्वायर के, रेक्टेंगल के, काइट के या रोम्बस के। तो आपके पास जो काइट के डायगोनल होते हैं वो आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट नहीं करते। इन विच क्वाड्रिलेटरल देयर आर नो पैरेलल लाइंस। ऐसी कौन सी क्वाड्रिलेटरल है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, काइट है या रोम्बस में पैरेलल लाइंस नहीं होती हैं? तो वो हमारे पास होता है काइट। इसकी भी ऑप्शन जो है वो काइट ही होगी, इसमें पैरेलल लाइंस जो हैं वो। इन विच क्वाड्रिलेटरल देयर आर नो पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस नहीं होती, रोम्बस में भी होती हैं, रेक्टेंगल और स्क्वायर में तो होती हैं। नंबर 8 है, इन विच क्वाड्रिलेटरल द अपोजिट एंगल आर नॉट इक्वल। कौन सी क्वाड्रिलेटरल है जिसमें अपोजिट एंगल बराबर नहीं होते? स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस में बराबर होते हैं, ट्रेपीजियम में अपोजिट एंगल जो है वो आपस में बराबर नहीं होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। ए पॉलीगॉन इज सेड टू बी इफ एटलीस्ट वन एंगल इज रिफ्लेक्स। दो तरह की पॉलीगॉन आपने पढ़ी है, कनकेव पढ़ी है और कन्वेक्स पढ़ी है, रेगुलर क्लोज तो पढ़ी नहीं है आपने। तो ऐसी पॉलीगॉन जिसमें एक एंगल रिफ्लेक्स हो, ठीक है, वन एंगल रिफ्लेक्स, एटलीस्ट रिफ्लेक्स हो, 180 डिग्री हो, तो ऐसी को हम कनकेव जो है वो पॉलीगॉन कहते हैं। कनकेव पॉलीगॉन हमारे पास वो कहलाएगी। नंबर 10 है, द एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर ऑक्टागोन। रेगुलर जो ऑक्टागोन है उसका जो क्या कहते हैं एक्सटीरियर एंगल है वो कितने डिग्री का होगा? वो हमारे पास एक्सटीरियर एंगल नापने का जो हमारे पास फार्मूला है, उस फार्मूले के ज़रिए जो है वो हम करेंगे। अब एक्सटीरियर एंगल रेगुलर ऑक्टागोन, ऑक्टागोन की कितनी साइड्स होती हैं हमारे पास? उसकी साइड्स होती हैं 8। ठीक है, तो इसका 360 डिवाइड बाय 8 करेंगे, 360 डिवाइड बाय 8,
तो ये आ रहा 45, यानी एक्सटीरियर एंगल निकालने का फार्मूला ये है कि 360 करेंगे, जितनी नंबर ऑफ साइड्स होती हैं, नंबर ऑफ साइड्स 8 हैं तो 8 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 45 डिग्री आंसर आ जाएगा। इफ़ ए फिगर इज़ डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स इट इज़ नाउन एज। अब इस क्वेश्चन में थोड़ी सी कन्फ्यूजन है मुझे, आंसर तो इसका रिफ्लेक्शन दिया गया पीछे। ए फिगर इज़ डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, अगर एक फिगर को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जाए इट इज़ नाउन एज, वो क्या कहलाती है? वैसे तो सिमेट्री होती है, सिमेट्रिक शेप में एक फिगर जो है 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड हो जाती हैं, जैसे कि ये आपको नज़र आ रहा है। ये एक फिगर है, इसको एक लाइन के ज़रिए डिवाइड किया 2 एक जैसे हिस्सों में, तो ये आपके पास सिमेट्रिक शेप बन गई है, ठीक है। लेकिन सिमेट्रिक की जो ऑप्शन है वो यहाँ पे मौजूद नहीं है इस डायग्राम में, या सॉरी इस जो ऑप्शन है इसमें सिमेट्रिक की ऑप्शन मौजूद नहीं है। बुक में रिफ्लेक्शन की ऑप्शन को टिक किया गया, जो कि मेरे नज़दीक मुझे तो नहीं लग रहा ठीक है, बाकी इसको आप चेक करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फिर नंबर 12 है द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ हेक्सागोन इज़। हेक्सागोन की जो नंबर ऑफ साइड्स होती हैं 6 होती हैं, तो उसका ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री 6 होना चाहिए, जो कि यहाँ पे गलती से मिस प्रिंट हुआ है, 16 लिखा हुआ है, तो इसको 6 कर लें, ठीक है। ये 6 होगा, 16 नहीं है। नंबर 8 है, सॉरी नंबर 8 नहीं, नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल हैज़ नो लाइन ऑफ सिमेट्री। इसमें किस में लाइन ऑफ सिमेट्री बिल्कुल नहीं है? तो वो काइट में जो है लाइन ऑफ सिमेट्री बिल्कुल नहीं होती। ये भी मुकम्मल हो गया। नंबर आपके पास 14 है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल हैज़ नो रोटेशनल सिमेट्री। किस में रोटेशनल सिमेट्री जो है वो नहीं है? रेक्टेंगल में, रोम्बस में, काइट में या स्क्वायर में? तो काइट में जो है वो रोटेशनल सिमेट्री नहीं है। नंबर जो है आपके पास 15 आएगा, द मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड। द मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट की मूवमेंट फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन से उसको मूव करना है तो क्या कहलाएगी? ट्रांसलेशन, रोटेशन, रिफ्लेक्शन या मेजरमेंट? तो इसकी ऑप्शन होगी ट्रांसलेशन, जो है इसका आंसर जो है वो ठीक होगा। तो यहाँ पे आपके जो 15 MCQs है वो मुकम्मल हो चुके हैं। बाकी के रिव्यू एक्सरसाइज को कंप्लीट मैं अपने चैनल के ऊपर अपलोड कर चुका हूँ, आप उन वीडियोस को जाके देख सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन MCQs क्वेश्चन रह गए थे, मैंने उसको भी अपलोड कर दिया है। तो क्लास 7 की जो न्यू बुक है उसकी एक्सरसाइज 1.1 यानी चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 5 की लास्ट एक्सरसाइज तक तमाम वीडियोस तमाम क्वेश्चन के साथ मैं अपलोड कर चुका हूं। अब मुझे बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे और इसके साथ मैंने खुद भी सोचा है कि अब आपके जो फर्स्ट टर्म के हैं या मिड टर्म के एग्ज़ाम शुरू होने जा रहे हैं, तो क्यों ना आपको चैप्टर वाइज जो अहम उसके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उनके ऊपर एक डिटेल वीडियो आपके साथ शेयर की जाए। जैसा कि आज मैंने चैप्टर नंबर 2 को सिलेक्ट किया है। चैप्टर नंबर 2 के अंदर जो अलजब्रा आप पढ़ रहे हैं, अलजब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ते हैं, अलजब्रिक एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कैसे करते हैं बाय यूजिंग फार्मूला। तो ये वाला टॉपिक, ये वाला कॉन्सेप्ट बच्चों को सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल में मुश्किल लगता है, अलजब्रा। तो मैंने सोचा है कि एक वीडियो के अंदर जितने भी अलजब्रिक ट्रिक्स एंड टिप्स हैं, जितने भी अलजब्रा के ज़रिए, अलजब्रिक फार्मूला के ज़रिए जितने भी क्वेश्चन को आपने फैक्टराइज करना है वो आपको सिखा दूँ। इसके साथ साथ बहुत सारे बच्चों का ये भी क्वेश्चन होता है कि हमें एक्सरसाइज वाइज तो पता है 2.6 में ये वाला फार्मूला अप्लाई होना है, 2.7 में ये होना है, 2.8 में होना है या 2.9 में ये होना है, लेकिन जब पेपर में क्वेश्चन आता है तो ऊपर जस्ट लिखा होता है फैक्टराइज या सिंपलीफाई या सॉल्व, तो हमें नहीं पता चलता कि किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो आज की वीडियो गो के मेरी जो रूटीन की वीडियोस होते हैं उनसे लंबी है, लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं कोशिश करूंगा और अगर आप इसको कंप्लीट देख लेते हैं, अच्छे तरीके से समझ लेते हैं, तो ये आपको आइडिया हो जाएगा कि कोई भी क्वेश्चन जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या पोलिनोमियल दिया होता है तो उसके ऊपर अगर स्टेटमेंट में क्लियर नहीं है कि क्या करना है, कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है, तो आप इजीली उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। लेकिन कोशिश आपने ये करनी है कि इस वीडियो को कंप्लीट देखें, अगर थक जाएं तो रिलैक्स करें और दोबारा बाद में देख लीजिएगा बाकी रिमेनिंग वीडियो। और मैं कोशिश करूंगा कि आप बोर भी ना हो, मैं इस तरह के जो तरीकाकार से आपको समझाने की कोशिश करूंगा, इस तरह के टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूंगा कि आप बोर बिल्कुल भी ना हो। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं।